दुबई में पाम जुमेइरा की कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला पाम ट्री शिप का आइलैंड होने जा रहा था, जिस पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी। 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। इंजीनियर को लग रहा था कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल तरीन काम समुद्र की लहरों से मुकाबला करके उस पर आइलैंड बनाना है। लेकिन उनका आसाद इम्तिहान तो तब शुरू हुआ जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था। जी हाँ, ये बात है 2003 की, जब पाम जुमेइरा आइलैंड कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी इस पर विलास, होटल्स और शॉपिंग मॉल बनाने की। तभी ये नोटिस किया गया कि आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता वापस समुद्र में डूब रहा है। यानी अगर ये खाली आइलैंड ही समुद्र का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, तो जब इस पर हज़ारों बिल्डिंग बनाई जाएंगी तो फिर इसका क्या हाल हो। ये इमेजिन करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। 3 सालों के अंत तक मेहनत और अरबों डॉलर सबको पानी में भूलते हुए नजर आ रहे थे। इस मसले को लेकर आइलैंड पर कंस्ट्रक्शन के काम को रोकना पड़ गया, क्योंकि न सिर्फ ये बहुत खतरनाक मामला था, बल्कि ये दुबई के शेख की इज्जत का भी सवाल था, जिनके प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया देख रही थी। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैले हुए आइलैंड को वापस समुद्र में डूबने से कैसे रोका जाए, ये समझना पूरी प्रोजेक्ट टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इस मसले को किसी भी सूरत में जल्द अज जल्द रास्ते से हटाना ज़रूरी था, क्योंकि ये दुबई के शेख की इज्जत का सवाल था। ज्ञान सुजय की वीडियोस में एक बार फिर से खुशान थी। नाजरीन, अरेबियन गल्फ में 5 किलोमीटर तक फैले ये है इंजीनियरिंग हिस्ट्री का एक ऐसा महंगा प्रोजेक्ट जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। पाम जुमेइरा इतना बड़ा है कि इसकी असली शक्ल सिर्फ आसमान से ही देखी जा सकती है। इस पूरे आइलैंड को बनाने में हैरत अंगेज दौर पे 40 नहीं, 50 नहीं, बल्कि पूरे 900 अरब रुपये का खर्चा हुआ था। ये आइलैंड ना सिर्फ दुबई में बल्कि पूरी दुनिया में अपने पॉर्स विलास, लक्सरी होटल्स, बीच क्लब्स और यहाँ से दिखने वाले दिलकश नज़रों की वजह से मशहूर है। सिर्फ रेत और पत्थरों से बनाए गए इस आइलैंड को ना सिर्फ समुद्री तूफान से बल्कि अर्थक्वेक और सुनामी से भी खतरा रहता है। लेकिन फिर भी 18 सालों से ये आइलैंड सिटी अरेबियन गल्फ में फ़ख्र से खड़ी है, जो कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत का मुबलता सबूत है। इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स ने किस मुश्किल तरीन मरहले से गुजर कर मुमकिन बनाया, उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कैसे उन मुश्किलात का सॉल्यूशन निकाला गया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। चैलेंज नंबर 1, क्योंकि दुबई के पास से तेल खत्म हो रहा था, इसी वजह से अब दुबई के सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, और वो था टूरिज़्म। ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज़्म अपने तरफ अटैक कर बैठा था। दुबई के बीचेस काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे और बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अब दुबई के पास बीचेस की जगह कम पड़ने लगी थी। दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर में फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का वक्त आ चुका था। उस वक्त के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम दुबई के समुद्र में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई को बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सकेगी। इस आइलैंड का डिज़ाइन बनाने के लिए उन्होंने अपने खास लोग लगा दिए। सुल्तान अहमद बिन सुलेम, जिनको इन टास्क पर लगाया गया था, उन्होंने शेख को एक सर्कुलर शेप आइलैंड का डिज़ाइन पेश किया। इस सर्कुलर शेप आइलैंड से दुबई को 70 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी, लेकिन ये काफ़ी नहीं थी। शेख ने इस डिज़ाइन को फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको 7 नहीं बल्कि 70 किलोमीटर की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन चाहिए थी। इस पर शेख ने खुद डिज़ाइन बनाने का फैसला किया। शुरू में तो कोई डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर शेख एक ऐसा डिज़ाइन मैदान में लेकर आए जो कुछ और नहीं बल्कि एक पाम ट्री की शेप थी। हैरत अंगेज दौर पे इस डिज़ाइन से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर का इजाफा हो रहा था, यानी दुबई की करंट कोस्ट लाइन का 80%। कागज़ पर डिज़ाइन तो बन चुका था, लेकिन मसला ये था कि आज से पहले किसी ने भी इस शेप का इतना बड़ा आइलैंड नहीं बनाया था। चैलेंज नंबर 2, चैलेंज सिर्फ ये नहीं था सिर्फ ये पाम ट्री शेप का आइलैंड बनाना है, बल्कि यह एक पूरी सिटी को भी बसाना था, जिस पर लग्जरी विलास, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनाए जाएंगे। जब इंजीनियर एक्सपर्ट से मशवरा लिया गया तो उनका मानना था कि इस आइलैंड को बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसको कंक्रीट और स्टील से बनाया जाए। लेकिन दुबई की क्राउन प्रिंस कुछ और ही चाहते थे। जी हाँ, शेख के पास जो आइडिया था उनसे इंजीनियरिंग टीम के चैलेंज को मज़ीद बढ़ा दिया था। वो चाहते थे कि आइलैंड को पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल से बनाया जाए, यानी ये आइलैंड रेत और पत्थरों से बनाया जाना था। एक अंदाज के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले रेत और पत्थर इतने ज़्यादा थे कि उनसे 2.5 मीटर ऊंची एक ऐसी दीवार बन सकती है जो हैरत अंगेज दौर पे पूरी दुनिया का एक गोल चक्कर लगा सकती है। इतने ज़्यादा पत्थर और रेत कहाँ से आएंगी, ये तो एक अलग ही मसला था। लेकिन दुबई के समुद्र में एक ऐसा आइलैंड सिटी बनने जा रहा था जिसको दिन रात समुद्र की लहरों से मुकाबला करना था। इसीलिए इस आइलैंड को बनाने के लिए दुबई के शेख को दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग टीम चाहिए थी। इस काम को अंजाम देने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी से कॉन्टैक्ट किया गया।
सबसे पहले इंजीनियरिंग टीम को ये प्लान करना था पाम ट्री शेप के आइलैंड को समुद्री तूफान और खतरनाक लहरों से कैसे बचाया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि पाम ट्री शेप के चारों तरफ समुद्र की लहरों को रोकने के लिए पत्थरों से कार्व शेप का आइलैंड बनाया जाए, जिसको ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। अब टाइम था बहुत सारी कैलकुलेशन करने का, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि अरेबियन गल्फ के इस हिस्से में ब्रेक वाटर आइलैंड बनाया भी जा सकता है कि नहीं। समुद्र की लहरें जो कई फुट तक ऊंची होती है और जो अपने में बीच में आने वाली तमाम चीज़ों को निगल भी सकती है। कैलकुलेशन से मालूम पड़ा कि अरेबियन गल्फ इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गल्फ के एंट्री पॉइंट पे ये तमाम लहरें अपनी पावर कम कर लेती है। लेकिन तूफान का खतरा अभी भी बाकी था, जो इस आइलैंड सिटी को टफ टाइम दे सकता था। इंजीनियर्स की अभी फाइनल कैलकुलेशन चल ही रही थी कि उन पर एक ऐसा पहाड़ तोड़ दिया गया जिससे मुकाबला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। चैलेंज नंबर 3, वो मुसीबत ये थी कि दुबई की शेख ने इंजीनियरिंग टीम को रिसर्च पर ज़्यादा टाइम ज़ाया करने से मना करके जल्द अज जल्द कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करने का हुक्म दिया। नॉर्मली इस किस्म की मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में 15 साल लगते हैं, लेकिन शेख ने इस पूरे आइलैंड और इस पर बनाए जाने वाली सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल लगे थे। ये टारगेट मिलते ही इंजीनियरिंग टीम की जैसे हवा ही निकल गई थी। एक तरफ उनकी सर्च कंप्लीट नहीं हुई थी और दूसरी तरफ उनको ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ 5 साल में कंप्लीट करना था, जिसमें 2.5 साल आइलैंड बनाने के थे और बाकी 2.5 साल आइलैंड पर बिल्डिंग बनाने के। लिहाजा बाकी टाइम ज़ाया कि 2001 में आइलैंड की आउटर वॉल यानी ब्रेक वाटर की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, ये जानते हुए कि फाइनल कैलकुलेशन करना बाकी था और एक छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़ी आफत को दावत दे सकती है। अभी इंजीनियरिंग टीम के कुछ समझ आया ही था कि एक खौफनाक हादसा हो गया। सितंबर 2001 में 9/11 का अफसोसनाक वाकया हुआ। अब इस वाकये की वजह से पूरी दुनिया को तो जैसे सांप ही सूख गया था। लोगों ने डर के मारे ट्रैवल करना ही छोड़ दिया था, खास तौर पे वैकेशन के लिए। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दुबई को हो रहा था। महीनों की रिसर्च और अभी तक जो लाखों डॉलर इस पर खर्च हो चुके थे, उसका कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। इस प्रोजेक्ट में काम करने वाली 1200 फॉरेन इंजीनियर को दुबई में खतरा होने लगा और उन्होंने वापस हॉलैंड जाने का प्लान बना लिया। लेकिन दुबई के शेख ने उनको सिक्योरिटी देने का यकीन दिलाया और प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करने का हुक्म दिया। चैलेंज नंबर 4, नवंबर 2001 में एक बार फिर से आइलैंड के आउटर वॉल का काम स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन मसला ये था कि पाम जुमेरिका के ट्री शेप को बचाने के लिए पहले आउटर आइलैंड यानी ब्रेक वाटर को बनाना ज़रूरी था। इस पूरे प्रोजेक्ट के 2 अलग अलग हिस्से थे। एक तो था इसका ये पाम ट्री शेप, जिसको टोटली रेत से बनाना था। रेत से बनने वाले इस पाम ट्री आइलैंड को समुद्र की लहरें नुकसान न पहुँचाए, इसी वजह से इसको चारों तरफ से एक आउटर आइलैंड प्रोटेक्ट करेगा। और ये आउटर आइलैंड सिर्फ रेत नहीं बल्कि ये हेवी पत्थरों से बनाया जाएगा। लेकिन इतने सारे पत्थर आखिर आए कहाँ से? ये आउटर आइलैंड के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर चाहिए थे। ये इतने पत्थर है जिनसे 2 इजिप्ट के पिरामिड बनाए जा सकते हैं। दुबई जहाँ सिर्फ रेगिस्तान और पानी पाया जाता है, यहाँ से इतने सारे पत्थर अरेंज करना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। इसी वजह से एक्सक्यूशन टीम को यूनाइटेड अरब एमिरेट की 16 अलग अलग लोकेशन पर पहाड़ों से पत्थर निकलने का टास्क दिया गया। पहाड़ों को दिन रात डायनामाइट से ब्लास्ट करके पत्थरों के बड़े बड़े पीसेस निकाले जाते थे। एक एक पत्थर 6 टन से भी ज़्यादा वजनी था और ऐसे लाखों पत्थर निकल कर दुबई के साहिल तक ट्रांसपोर्ट किए जाते थे और यहाँ से आगे आइलैंड साइड तक इन पत्थरों को सफ़र बड़ी बड़ी शिप में होता था। हैरत अंगेज दौर पे एक दिन में 40,000 टन पत्थर आइलैंड साइड तक पहुँचाए जाते थे। ये टोटल 217 बोइंग 747 जहाज के वजन के बराबर बनते। दिन गुजरते गए और आउटर आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल दिखाने लगा। लेकिन क्या ये इतना मजबूत था भी कि नहीं? जिन पत्थरों को समुद्र में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन पर नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठे टीम को ओके का सिग्नल देते थे। नाजरीन, पाम जुमेरिका की ट्री जिसको सिर्फ रेत से बनाया जाना था, इस आइलैंड में लगने वाली रेत का वजन 13 लाख टन से भी ज़्यादा था। यह वो रेत इस्तेमाल नहीं हो सकती थी जो दुबई के रेगिस्तान में पाई जाती है। तो आखिर इंजीनियरिंग टीम ने इतने सारे रेत का बंदोबस्त कहाँ से किया? और जब आइलैंड पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद वापस समुद्र में डूबने लगा, तो आखिर इस मुसीबत से निकलने के लिए इंजीनियर्स को किस हद तक जाना पड़ा, ये आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है ज्ञान सूर्य की वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।